Welcome students. Welcome to Biology with Ritika. My name is Ritika and in this course we are going to start with the NCERT of class 9. हमने previous वीडियो में क्या देखा था? हमने previous वीडियो of the fundamental unit of life. हमने इस previous वीडियो में देखा था discoveries. अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप previous वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक यहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो हमने डिस्कवरीज देखी थी। हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ, ठीक है। तो उसमें मेड अप ऑफ में फर्स्ट आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल है, सेल की जो आउटर कवरिंग है, सेल की जो आउटर कवरिंग है दैट इज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारी आउटर कवरिंग ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस डबल लेयर, ठीक है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये क्या होगा, अब इसको अगर हम लेबल करें, दिस इज आवर सेल, दिस इज आवर न्यूक्लियस, and this outer layer is our plasma membrane and the inside of which is cytoplasm, ठीक है। तो अगर ये बाहर है, अगर ये अंदर का कंटेंट और बाहर के कंटेंट को सेपरेट करती है, बीच की एक लेयर है, तो ये क्या रेगुलेट करती है, इट रेगुलेट्स द इनफ्लो, अंदर आना किसी भी चीज का, एंड आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब किसी भी चीज का अंदर से बाहर जाना। इट रेगुलेट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मटेरियल्स, किस चीज का, ऑफ मटेरियल्स, किसके अंदर, इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। अगर कोई भी एक लेयर है, जैसे कि हमारा घर है, सपोज कीजिए हमारा घर है और घर की बाउंड्री होती है, ठीक है। तो घर की बाउंड्री किस लिए होती है, कि कोई भी पशु जानवर है वो अंदर ना आ जाए, ठीक है। तो हम एक बाउंड्री बना के रखते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए और आउटर कवरिंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से सेल जो है, सेल भी अपने बाहर की साइड एक मेम्ब्रेन बना के रखती है और उसका भी फंक्शन होता है, ठीक है। उसका क्या फंक्शन होता है, दैट इज द आउटर कवरिंग फॉर प्रोटेक्शन। इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, कि अंदर की चीज अंदर है और बाहर की चीज बाहर है। जैसे कि हम घर साफ रखते हैं, ठीक है, बाहर जो होता है, अगर हम घर के बाहर डस्टबिन रखते हैं, है ना, तो कचरा जो होता है वो घर के बाहर रहता है, घर जो होता है हमारा वो साफ रहता है। ऐसे ही एक बाउंड्री है सेल की भी, कि हाँ ये बाउंड्री है सेल की, इसके अंदर हमें सेल को साफ रखना है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स है, जो भी एक्सक्रीशन का मटेरियल्स है, जो भी सेलुलर वेस्ट है वो हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो वो कौन रेगुलेट करता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब वो जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है, अभी वो देखते हैं, ठीक है। दैट रेगुलेशन इज थ्रू डिफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन का नाम सुना होगा। डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है इस पिक्चर में, आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे टाइम है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे सुबह के 10 बजे, ठीक है, टाइम इज 10 AM। और ये जो हमारे पास, ये जो इन्होंने सेपरेट कर रखा है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है, दैट इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये देखिए, आप यहाँ पे मान लीजिए कोई भी कंटेंट या फिर गैस मॉलिक्यूल लगा लीजिए, मटेरियल कैन बी एनीथिंग, सॉल्ट, शुगर, गैस मॉलिक्यूल। लेट अस सपोज दैट दिस इज द गैस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ठीक है। और जो दूसरी साइड जो है इस लेयर की, यहाँ पे 3 ही गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ओनली 3 आर देयर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आफ्टर टाइम 10:30 AM पे, आधे घंटे के बाद क्या होता है, ये जो बॉक्स है और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हायर है, और यहाँ पे क्या है, लोअर है। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। After an X amount of time, the molecules between
both the boxes of container बॉक्स नंबर ए एंड बॉक्स नंबर बी। ठीक है, इस कंटेनर के जो कि दो बॉक्स किससे सेपरेट थे, दे वर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन। आफ्टर सम टाइम द अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट इन बोथ द बॉक्सेस विल बिकम इक्वल। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्या प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का। हम मोटा मोटा डिफ्यूजन को ये डिफाइन कर सकते हैं। अब हमें अगर डिफ्यूजन की डेफिनेशन देनी है तो क्या दे सकते हैं हम डिफ्यूजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन। ठीक है, इट इज द स्पॉन्टेनियस, लिख लीजिए आप, अपने नोटबुक निकालिए और अपने नोट्स बनाइए साथ साथ। ठीक है, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ, रीजन मतलब कि एरिया। ठीक है, फ्रॉम अ रीजन और एरिया ऑफ इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये होते हैं हमारी डिफ्यूजन की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये जो बॉक्स है जरूरी थोड़ी, जैसे कि लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सी, अगर देखिए ये बॉक्स, ये जो गैस मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का है, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फ्रॉम बॉक्स ए इट इज गोइंग टू द बॉक्स नंबर बी। ठीक है, ए से अगर बी में जा रहा है तो ये नहीं है कि बस ए से बी में जा रहा है, नहीं, बी से भी ए में जा रहा है। ठीक है, इट इज फ्लोइंग बोथ वेज, लेकिन जो नेट रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, ए से बी में जो फ्लो हो रहा है वो ज्यादा फ्लो हो रहा है और बी से जो ए में फ्लो हो रहा है वो कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है, ठीक है, नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास कि फ्लो कहाँ से हो रहा है, ए से बी में हो रहा है। और ये जो फ्लो है कब तक होगा, जब तक दोनों में इक्वल ना हो जाए, दैट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सुना होगा कि जब तक दोनों में बैलेंस ना हो जाए, इक्वल, इक्विलिब्रियम, और वी कैन से इट एज अ बैलेंस। जब तक दोनों में बैलेंस ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट चलती रहेगी। ठीक है, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ द वर्ड डिफ्यूजन। ठीक है, कि जब तक दोनों सेम ना हो जाए या फिर बैलेंस ना हो जाए तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी विद द बोथ द बॉक्सेस। अब इसमें एक पिक्यूलियर बात नोट करने की क्या है कि ये दोनों जो बॉक्स हैं दे वर सेपरेटेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो मेम्ब्रेन है हमारी, ये जो हमारी मेम्ब्रेन कैसी है, ये है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या है ये मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल। ठीक है, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, इट रेगुलेट्स द इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स को तो ये अंदर से बाहर भेजती है और कुछ मटेरियल्स को बाहर से अंदर भेजती है ना। दैट मीन्स इट सेलेक्ट्स, ये सेलेक्ट करती है ना, ये अपने आप सेलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा, कौन सा मटेरियल बाहर जाएगा। एग्जैक्टली राइट। तो इसीलिए जब इसके सेलेक्टिव नेचर है जब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, कि अपने आप ही ये सेलेक्ट करती है कि कौन सा मटेरियल अंदर आएगा कौन सा बाहर जाएगा। इट रेगुलेट्स इट, इट कंट्रोल्स इट। ठीक है, आगे बढ़े। डिफ्यूजन के बाद हमारे पास आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, ऑस्मोसिस कुछ नहीं होता, ऑस्मोसिस इज जस्ट डिफ्यूजन। ठीक है, लेकिन ये डिफ्यूजन एक स्पेशल केस है, किस चीज का, वाटर के केस में। ठीक है, इट इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, और हम क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा ऑस्मोसिस है। अब ऑस्मोसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा हमें इफेक्ट करता है, क्यों सेल पे इतना ज्यादा इफेक्ट होता है, क्यों, जैसे कि ह्यूमन बॉडी 70% ऑफ वाटर है, तो उसके लिए हमें ऑस्मोसिस इतना इंपॉर्टेंट है, ऑस्मोसिस की स्टडी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ऑस्मोसिस को डिफाइन करके देखते हैं हम। ठीक है, इट इज द मूवमेंट, या फिर हम कह सकते हैं पैसेज, जैसे कि हमने डिफ्यूजन में डिफाइन किया था सेम तरीके से हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन हम देंगे। ठीक है, इट इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम
a region of high water concentration, यानी कि जहां पानी की concentration ज्यादा है, to a region of lower water concentration, ठीक है। यानी कि जहां पानी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां से जहां पानी कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से जो फ्लो होगा दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। और ये कैसे होगा? थ्रू, ठीक है। उनको सेपरेट कौन कर रहा है? अगर जैसे कि एक हमारे पास, जैसे कि आप देखिए, एक ये बॉटल है, एक ये बॉटल है, एक हमारे पास दूसरी बॉटल है ना। तो इस बॉटल में अगर ज्यादा पानी है उसमें कम है तो अपने आप तो नहीं चला जाएगा, नहीं ना, बिकॉज दे शुड बी सेपरेटेड बाय समथिंग, तभी ऐसा ऑस्मोसिस का प्रोसेस हम देख पाएंगे। एंड व्हाट दे शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम? दे शुड बी सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी मतलब कि हर एक चीज को अलाउ नहीं करती, कुछ कुछ चीजों को अलाउ करती, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये जो फ्लो है ये कब तक रहता रहेगा? जो अभी हमने देखा, until an equilibrium is reached और achieved और अटेन्ड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आती है हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं कैसे, जैसे कि दो हमारे पास, हमने पिछला एग्जाम्पल देखा था, हमारे पास ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहाँ पे मान ले 1 2 3 4 और ये 5 है, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और 6, लेट इट बी 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे इस बॉक्स में बस एक ही है, ठीक है। दिस इज बॉक्स ए एंड दिस इज बॉक्स बी, ठीक है। आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम, यहाँ पे टाइम टी लगा लीजिए, आफ्टर अमाउंट के टाइम के बाद यहाँ पे भी 3 वाटर मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पे भी 3 ही वाटर मॉलिक्यूल होंगे, H2O मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल, ठीक है। बॉक्स ए में और बॉक्स बी में दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो इक्वल होंगे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। इट इज द मूवमेंट और पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम ऑस्मोसिस को डिफाइन करें, अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी गई है तो हमें ये नहीं लिखना है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, नहीं, हाई वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और ये जो सोल्यूशन होगा हमारे पास, सोल्यूशन में सोल्यूट भी होगा और सोल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट भी होगा, है ना। सोल्यूशन में जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं तो हमारे पास जो वाटर होता है, वाटर इज द सॉल्वेंट, तो हम यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना कि सोल्यूट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इस चीज को मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ठीक है। देखते हैं रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल एन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड और रीच्ड, ठीक है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। अब ऑस्मोसिस के हम केस देखते हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये बीकर है, हमने ये बीकर लिया है और ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, दिस इज आवर सेल, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या होगा। अब ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जब हमारी जो सेल है ये स्वेल कर जाए, सेल इज एम्बर्स्ड इन अ सोल्यूशन, ठीक है। सेल जो है उसको हमने एक सोल्यूशन में डाला है, ठीक है। किस सोल्यूशन में डाला है? दैट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ये कौन सा सोल्यूशन है? हाइपोटोनिक, लिख दे, क्लियर है। आप ये डायग्राम बना लीजिए अपने नोटबुक में साथ साथ, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने इस सेल को डाल दिया है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? जिस सोल्यूशन में जो वाटर होता है वो तो हायर होता है, ठीक है, वाटर मतलब कि सॉल्वेंट, ठीक है। और जो सोल्यूट होता है, सोल्यूट कैन बी सॉल्ट, शुगर और एनीथिंग एल्स, ठीक है। ये हमारे पास होता है सोल्यूट। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमारा जो ऑस्मोसिस है, हमारे पास जो ऑस्मोसिस है वो क्या होता है? हायर से किसकी तरफ जाता है? लोअर की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वाटर क्या है? हायर है, तो वाटर कहाँ जाएगा? हायर से लोअर में जाएगा,
हायर से लोअर, लोअर कहाँ है, सेल में हमारे पास क्या है, लोअर है, हायर से लोअर में जाएगा, ठीक है। अब अगर पानी बाहर से अंदर जा रहा है तो आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा ये जो बीकर है, ठीक है, और ये हमारी सेल है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल है वो फूल चुकी है। वो फूल कैसे गई है, क्यों, क्योंकि पानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो वो सेल जो है वो फूल गई है, क्या हो गई है, स्वेल हो गई है, स्वेल, ठीक है। द सेल गेट्स स्वोलन अप, द सेल गेट्स स्वोलन अप, ठीक है। क्यों फूल गई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दैट मीन्स वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसका मतलब क्या होगा, ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं कि डाइल्यूट सोल्यूशन है। डाइल्यूट सोल्यूशन भी तो बोल सकते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जैसे कि एक आपने पानी लिया, उस पानी में आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक मिलाया, दैट इज डाइल्यूट सोल्यूशन। और उसमें आपने पूरा 1 चम्मच और 2 चम्मच भर के मिला दिया है नमक, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो हम डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन जो बात करते हैं वो हम करते हैं सॉल्यूट में, ठीक है। आज ही हम स्पेसिफिक हम यहाँ बात कर रहे हैं वाटर की, दैट मीन्स हाइपोटोनिक सोल्यूशन इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। दैट मीन्स सोल्यूट जो है वो लो कॉन्सेंट्रेशन में है, और ये जो वाटर है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाइयर है, ठीक है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाइयर और सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, लो है। तो जो पानी है वो बाहर से अंदर की तरफ जाएगा। अगर बाहर से अंदर की तरफ सेल में अगर पानी जाएगा, जैसे गुब्बारा होता है, अगर जो गुब्बारे में अगर हम पानी भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है ना। तो इस ऐसे ही जो सेल है, ये सेल हमारी फूल जाती है, और कभी कभी तो इतना पानी चला जाता है एज इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, कि पानी इतना चला जाएगा कि सेल जो है वो फूल जाएगी, फूल के वो फूट जाएगी, ठीक है। द सेल बर्स्ट, ठीक है। स्वेल होने के बाद इतनी स्वेल होती जाती कि सेल बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। अब इसमें भी यूं नहीं है कि पानी जो है ये सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहा है, नो, द वाटर इज मूविंग बोथ वेज, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास जो नेट रिजल्ट आता है, हम बात करते हैं हमेशा हमारे पास नेट रिजल्ट की, जो हमारे पास नेट रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो यानी कि अंदर की तरफ पानी जाएगा, इनफ्लो ऑफ वाटर होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला केस आता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। हाइपोटोनिक सोल्यूशन का हमारे पास जो रिजल्ट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन का, वो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है कि जो सेल है, सेल स्वेल्स, ठीक है। हम अगले सोल्यूशन पे बढ़ते हैं। अगला सोल्यूशन हमारे पास आता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में हमारे पास क्या रहता है कि अगर ये हमारे पास सेम केस में बीकर है, इसमें हमने सेल को रखा है, और आफ्टर एन एक्स अमाउंट ऑफ टाइम जब हम इस सेल को देखते हैं तो ये सेल सेम साइज की हमें मिलती है। सेम साइज की कैसे मिलेगी, क्या केस होगा जब सेम साइज की मिलेगी, दैट मीन्स वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो इधर है और जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर है दैट इज इक्वल, राइट। इक्वल होगा तभी मिलेगी हमें, है ना, तभी ना ही स्वेल होगी। पहले केस में क्या था, हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि पानी अंदर जा रहा है, इसीलिए सेल फूल गई, जैसे कि गुब्बारे में हम पानी भरते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, पानी ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, तो क्या होगा, ना ही सेल फूलेगी, ठीक है। सेल जैसी साइज की थी सेम रहेगी, ठीक है। अब इसमें ये नहीं कि पानी अंदर नहीं जा रहा या बाहर नहीं आ रहा, दोनों हो रहे हैं, बट द नेट रिजल्ट, एज आई सेड कि हम नेट रिजल्ट की बात करते हैं, वाटर इज फ्लोइंग बोथ वेज, बट नेट रिजल्ट क्या है उनका, जीरो। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है। द इनफ्लो ऑफ वाटर एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर इज बैलेंस्ड, ठीक है, दैट इज ये इक्वल है, ठीक है। तो जो सेल जो है वो रिमेन्स सेम साइज, ठीक है, सेम साइज की सेल रहेगी, दैट इज इन द केस ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। एंड हमारे पास इसमें थर्ड केस आता है, हमारे पास इसमें किसका आता है थर्ड केस, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का। हम इसमें सेम करते हैं, हम बीकर बनाते हैं, हमारी सेल बनाते हैं, और आफ्टर एक्स अमाउंट ऑफ टाइम हम बीकर बनाते हैं, सेल बनाते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हमारी इसमें जो एक्स अमाउंट ऑफ द टाइम होगी उसमें हमारी सेल ऐसी नहीं दिखेगी, उसमें हमारी सेल कैसी दिखेगी,
उसमें सेल छोटी दिखेगी। क्यों दिखेगी छोटी, हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन फॉर यू। ये हमारे पास क्या है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो वाटरी कॉन्सेंट्रेशन है आउटसाइड द सेल इज लो। ठीक है, और यहाँ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल क्या होगी, हाइयर। तो अभी हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या देखा था, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में क्या देखा था कि हाइयर से फ्लो करता है लोअर किस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेल की कॉन्सेंट्रेशन हाइयर है तो कहाँ फ्लो करेगा, आउटसाइड, है ना। ठीक है, मतलब कि अभी हमने बहुत वेज तो होगा, बट द नेट रिजल्ट विल बी आउटफ्लो। नेट रिजल्ट हमने क्या देखा है, आउटफ्लो वाटर। तो अगर सेल है, सेल से पानी निकाल दिया, अगर हमारी बॉडी 70% ऑफ द वाटर है और हमारी पूरी बॉडी से पानी निकाल दिया तो क्या होगा, हम सिकुड़ जाएंगे। ऐसी जो सेल है वो सेल सिकुड़ जाएगी, दैट मीन्स द सेल विल श्रिंक। ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी। और जो श्रिंकेज होती है किसी भी सेल की, कि जब किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब रखते हैं और वो जो सेल श्रिंक हो जाती है, उस प्रोसेस को हमने एक पर्टिकुलर नेम दिया, दैट इज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन अ सेल shrinks, when put in a hypertonic solution, when put up in a hypertonic solution, ठीक है, that process is known as plasmolysis। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आने वाली क्लासेस में आपको हेल्प रहेगी, तो आप ये टर्म को ध्यान से समझ लीजिए। समझ नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हैं, आपको कोई डाउट आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज 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 आप अपना कोई भी डाउट अपने मन में मत रखिए, ये मत सोचिए कि मुझे समझ नहीं आया मैं पूछूं कैसे, नहीं। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, तो हमारी क्या है, सेल श्रिंक कर जाएगी। क्यों श्रिंक की, हम एक बार वापस देखते हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और जो हमारे सोल्यूट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, दैट मीन्स इट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, हम कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट की किस में बात करते हैं, सोल्यूट की टर्म्स में बात करते हैं, सोल्यूट की टर्म्स में। सोल्यूट सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है उसके लिए बता दूं। जैसे कि ये हमारा पास एक बीकर है, तो मैंने लिटा दिया इस बीकर को। ठीक है, ये हमारे पास बीकर है, आप ग्लास लीजिए, ठीक है, या बीकर लीजिए, उसमें पानी लीजिए और उसमें आप शुगर डिजोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो जो शुगर है, तो हमारे पास जो शुगर है वो होगी हमारे पास सोल्यूट। ठीक है, शुगर विल बी हमारे क्या होगी, सोल्यूट। और जो वाटर होगा उस केस में, दिस पेन इज नॉट दैट विजिबल। ठीक है, उस केस में जो वाटर होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, H2 है, दिस इज H2। जो वाटर होगा वो होगा सॉल्वेंट और जो शुगर होगी वो हमारे पास होगी सल्यूट। ठीक है, और सल्यूट और सॉल्वेंट मिलके हमारा क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सोल्यूशन। ठीक है, और इस केस में हमारा वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, शुगर सल्यूट होगी। और जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, वो हम कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूट की बात करते हैं, डाइल्यूशन की, तो हम किस टर्म्स में बात करते हैं, हम सॉल्यूट की टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी कम है यानी कि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा इसका मतलब क्या है, ये है एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, दिस इज अ कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप अपना नोटबुक में कंप्लीट लिखिए कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। अगर पानी ज्यादा कम है इधर और सेल के अंदर पानी ज्यादा है तो सेल से पानी बाहर की साइड मूव करेगा। ठीक है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, आउटफ्लो। नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो आएगा तो सेल क्या होएगी हमारे पास, श्रिंक, द सेल विल श्रिंक। तो सेल हमारे पास यहाँ छोटी दिखेगी। ठीक है, एंड द श्रिंकेज ऑफ सेल व्हेन द सेल इज पुट इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग देख लेते हैं एक बार। देखिए, ये हमारे पास है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमने क्या देखा था, सेल हमारी स्वेल हो गई थी। ठीक है,
स्वेल अप। ठीक है, स्वेल क्या हो गई, कैसे हो गई थी कि पानी जो था वो अंदर आ रहा था। ठीक है, पानी हमारे पास अंदर आ रहा था। दूसरा केस हमने देखा अभी आइसोटोनिक सोल्यूशन का। आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या रहा, सेम साइज। ये क्या रहा, सेम साइज का रहा। ठीक है, ना जितना अंदर आ रहा था उतना ही बाहर जा रहा था। ठीक है, द नेट रिजल्ट जो था वो इक्वल था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सॉरी, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या हुआ था, हमारे पास जो सेल थी वो श्रिंक हो गई थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि पानी जो था वो बाहर जा रहा था। ये हमने 3 केस देख लिए। 3 केस आपको क्लियर होने चाहिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, और ये जो मूवमेंट है ये किसके अंदर तो हो रही है, प्लीज रिमेंबर दैट दीज मूवमेंट्स आर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों, क्योंकि ये हमने अभी सेल देखा है। ठीक है, हम जो कंसिडर कर रहे थे वो क्या कर सेल, और जो सेल है, सेल का आउटर लेयर क्या है, सेल की जो आउटर लेयर है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, ये हम बात करते हैं हमारे सेल उसकी स्ट्रक्चर की, कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसका स्ट्रक्चर होता है ऐसा, 2 लेयर्स होते हैं, दैट इज फोस्फोलिपिड बाइलेयर। बाइलेयर क्यों, यानी कि 2 लेयर्स हैं। पहली लेयर तो देखिए आप ये देख पा रहे हैं, ये वाली पहली लेयर है हमारी जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो ये नीचे जो है, यानी दैट वन इज द फर्स्ट लेयर, दिस इज द सेकंड लेयर। ठीक है, ये क्या है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हमने पहले पढ़ा था कि क्यों है, और बीच में ये है प्रोटीन्स एम्बेडेड है। ठीक है, ये जो है, जो ग्रीन डार्क ग्रीन कलर्स के आप देख पा रहे हैं, ये है हमारे प्रोटीन्स। These are called protein channels and these ones are called carrier protein. Different type of proteins हैं। जो जो proteins present होते हैं वो हम आने वाली further class में पढ़ेंगे। कौन कौन से proteins हैं, aquaporin होते हैं जैसे कि, ठीक है, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अभी के लिए आप ये स्ट्रक्चर देख लीजिए कि बीच में ये प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं और ये हमारी फोस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, अब हम इसकी मूवमेंट को देखते हैं, जैसे कि प्रोटीन चैनल्स है। प्रोटीन चैनल्स में अब हम देखते हैं कि हमने देखा कि फ्लो तो हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो बाहर से तो जा रहा है, कैसे जा रहा है, इस फोस्फोलिपिड लिपिड्स जो हैं वो तो वाटर को अलाउ नहीं करते, राइट, वो तो वाटर को अलाउ नहीं करते, वाटर का इनफ्लो आउटफ्लो अलाउ नहीं करते, तो कैसे अलाउ होंगे, थ्रू दीज चैनल्स और थ्रू दीज कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, और वाटर के लिए तो हमारे पास स्पेशल पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज एक्वापोरिन्स। ठीक है, एक्वापोरिन स्पेशल पोर्स होते हैं फॉर वाटर इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अब ये देखिए प्रोटीन सेल, ये प्रोटीन चैनल है हमारे पास, तो ये कोई मॉलिक्यूल हमारे पास जो ग्रीन कलर में इन्होंने दे रखा है, ये मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे और ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, दिस इज द इंट्रा सेलुलर स्पेस। इंट्रा सेलुलर मतलब कि अगर सेल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये यहाँ से, ये सेल यहाँ से बनेगी, ये सेल यहाँ ऐसे कंप्लीट होगी। ठीक है, दिस इज द सेल, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल की बाहर वाली सराउंडिंग से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, दैट इज बाय सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम डिफ्यूजन भी देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन दैट इज कि हायर है और लोअर है, तो कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख दी है हमने। ठीक है, बाहर से जो मॉलिक्यूल है वो अंदर आ रहा है क्योंकि अंदर लोअर है और बाहर हायर है। ठीक है, ये आपने नॉर्मली कैसे देखा होगा, जैसे कि आप ये देखिए कि अगरबत्ती आप जलाते हैं। ठीक है, आपने अगरबत्ती जलाई और एक जगह खड़े, तो धुआं तो एक जगह है, लेकिन वो धुआं अगर आपके पूरे रूम में फैल जाता है, ठीक है, वो कैसे फैलता है, क्योंकि वहां पे तो उस अगरबत्ती का जो धुआं है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और सराउंडिंग्स यानी कि आपके जो बाकी का जो रूम बचा हुआ है उसमें लो है, तो वो धुआं अपने आप फैल जाता है अगरबत्ती का। क्यों, वाया डिफ्यूजन। ठीक है, तो उसमें कोई एनर्जी लगती है, नो, नो एनर्जी इज यूज्ड। ठीक है, नो एनर्जी इज यूज्ड। बट अगर आपको और स्पेशल केसेस आते हैं जिसकी बाहर लोअर है और इधर हायर है, लेकिन अगर आपको लोअर से हायर की तरफ मूव करना है, ठीक है,
हायर, अभी हमने क्या देखा कि हायर से अगर लोअर में मूव होती है तो हमारे पास क्या होती है, नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, ठीक है। दैट इज द ट्रांसपोर्ट इज नोन एज द पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बट if a movement is from lower concentration to higher concentration, then the transport is active transport, active, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू। आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं जिसकी इन्होंने ऐसे यहाँ से बाहर गया और यहाँ से अंदर आया, कैसे, दिस, सी दिस हैंड्स, दिस इज लाइक अ कैरियर प्रोटीन, दिस इज इनसाइड आया कोई मॉलिक्यूल और आउटसाइड, आउटसाइड से लिया इनसाइड, दिस गोज, दिस फ्लिप्स लाइक दिस वे, ठीक है। और ये कैसे, और जो फ्लिप है, अब मैं फ्लिप कर रही हूँ, फ्लिप करने में एनर्जी लग रही है ना। तो फ्लिप करने में जो एनर्जी लगती है, ठीक है, दैट एनर्जी इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर फॉर्म, कैसे एटीपी होता है, कितना एटीपी होता है, हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और बिना एनर्जी यूज के हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिस ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज होती है दैट ट्रांसपोर्ट इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब हमारे पास एक और केस आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, दैट इज एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये दोनों केसेस किसके हैं, हमारे पास एक्टिव के हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको अंदर लेना है, ठीक है। इट हैज टू एनगल्फ इट, ठीक है, इट हैज टू एनगल्फ इट। एनगल्फ कैसे करेगी कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बहुत फ्लेक्सिबल है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, तो उसको फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके कि यहाँ से ये यूज, यहाँ से देखो ये आगे आ गई और यहाँ से ये आ गया, अब इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, एज इन द नेक्स्ट केस यहाँ से ये ज्वाइन हो गई है और ये एनगल्फ हो गया है, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गई है ना यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, अंदर आ गया है, अब इसको यहाँ से अंदर ले लेंगे, ठीक है। दैट इज एंडोसाइटोसिस की हम डेफिनेशन दे तो क्या होगा, एनगल्फिंग, एनगल्फिंग ऑफ एनी मटेरियल, यानी कि अंदर की साइड किसी को मटेरियल लेना वाया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये तो आप हर में लिख दीजिएगा, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और ऐसे ही अगर बाहर निकालना होगा, अगर ये मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे अगर अंदर है, अगर बाहर निकालना होगा इसको, तो ये मेम्ब्रेन है यहाँ से टूटनी शुरू हो जाएगी और टूट के यहाँ से ऐसी हो जाएगी। फिर आप जैसे कि लेटर सी है, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास और ये हमारी, दिस इज, लेट मी मेक द मॉलिक्यूल फर्स्ट एंड लेट मी मेक द सेल मेम्ब्रेन विद अ डिफरेंट कलर, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हमारा सेल के अंदर है, ठीक है, हमें इसको बाहर निकालना है, ठीक है। तो क्या करेगी हमारी सेल, ये ऐसे, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ऐसे होगी, धीरे 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 ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, सेल यहाँ से टूट गई, ये जो हमारे पास था ये टूट गया, यानी कि मॉलिक्यूल बाहर आ गया, अब हमारी जो सेल है वो आ जाएगी और जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ बाहर बच जाएगा, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। ये किसका केस होता है, एक्सोसाइटोसिस का। ये दोनों क्या है हमारे पास, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। और ये जो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एंडोसाइटोसिस से ही अपना खाना खाते हैं, जैसे कि ये जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा इस पिक्चर में हमने कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी एनगल्फ कर रही है इस मटेरियल को, ये जो बाहर इसको एनगल्फ कर रही है, इसका फूड है, ठीक है। और ये हम किस में देखने को मिलता है, हमें अमीबा में। पिक्यूलियर एग्जाम्पल है हमारे पास अमीबा, अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हमें इसमें देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, एंडोसाइटोसिस। तो अब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के कितने फंक्शन हो गए हैं, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है हमें, ठीक है। और हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, इट इज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन्स जो हैं उसमें एम्बेडेड हैं, ठीक है। कैसे एम्बेडेड हैं, ये अभी हमने ये देखा था कि जो ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं ये 1 2 3 एंड दिस फोर्थ वन ऐसे हमारे एम्बेडेड हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एम्बेडेड द प्रोटीन्स वंस, ठीक है। आगे बढ़े, आगे हमारे पास आती है अब सेल वॉल, ठीक है। अब देखिए सेल वॉल अगर हम बात करते हैं एनिमल्स के केस में,
एनिमल्स के केस में सेल वॉल एब्सेंट होती है। रिमेंबर दिस डिफरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एनिमल्स के केस में हमारे पास जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक है, और हम बात करते हैं हमारी प्लांट्स के केस में, फंजाई के केस में, और सम बैक्टीरिया। ठीक है, उनमें क्या होती है ये प्रेजेंट। ठीक है, अब प्लांट्स के केस में जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की। फंजाई केस में बनी होती है चाइटिन की। इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या डिफरेंसेस है सेलुलोज और चाइटिन में, वो हम आने वाली क्लासेस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप इतना देख लीजिए कि प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, और प्लांट्स, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है। और हम बात करते हैं सेल वॉल का जो फंक्शन है। अब सेल वॉल के फंक्शन की अगर हम बात करें कि सेल वॉल का जो फंक्शन है वो क्या होगा, आप क्या सोच सकते हैं कि सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा। पहले सेल वॉल की अगर प्रेजेंस देखें तो अगर हमारे पास ये सेल है, हमने देखा कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है, अभी हमने देखा था, अभी हमने क्या पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो आउटर लेयर तो हमारी सेल मेम्ब्रेन हो गई है। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, और अंदर जो प्रेजेंट है वो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, है ना। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी बताइए, सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर। ठीक है, इसके बाहर एक अनदर लेयर प्रेजेंट होती है फॉर द प्रोटेक्शन। दिस इज वन इज अ रिजिड वॉल एंड दिस वॉल इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज द सेल वॉल। अभी सेल वॉल का फंक्शन देखते हैं। ठीक है, फंक्शन ये क्या है, हमारी रिजिड आउटर कवरिंग है ना। आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन भी थी हमारी, लेकिन इसके मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है दैट इज सेल वॉल, और ये क्या होती है कि रिजिड होती है, रिजिड फॉर्म में होती है। ठीक है, और क्या कराती है ये, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ठीक है, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है किसी भी एक सेल को। ठीक है, अब आप ये देखिए, अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि किसका एग्जांपल देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं, एग्जांपल भी नहीं, हम एक एक्टिविटी करेंगे। लेट अस हैव अ फन एक्टिविटी। ठीक है, अगर आपके घर में माइक्रोस्कोप है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप कभी स्कूल जाएंगे तो आपके स्कूल में माइक्रोस्कोप लेंगे एंड आस्क योर टीचर or the lab assistant to perform that activity for you, or you can perform it by yourself. ठीक है, आप रोयो की लीव्स लेंगे। ठीक है, रोयो लीव्स को आप देखेंगे और उसकी जो लीव्स की जो स्ट्रक्चर है, उस लीव्स को आप, अगर आपने ये लीफ ली है रोयो की, ठीक है, उस लीफ को आप, उसका जो लीफ का जो पील होता है बहुत पतला सा जो माइन्यूट होता है, आप उसको निकालने की कोशिश कीजिए। जिसकी अनियन पील होता है ऐसे उस लीफ की पील निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और आप उसको रख दीजिए एक हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। ठीक है, अभी हमने देखा था, हम किसी भी एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो क्या होता है, सेल श्रिंक होती है। ठीक है, क्या होती है, श्रिंक। ठीक है, हमने देखा था कि वो सेल श्रिंक होती है। तो जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा कि ये तो अगर हमारी सेल वॉल हो गई है। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा दिखेगा। लेट मी टेक अनदर कलर। ठीक है, ये ठीक है, इज इट विजिबल, आपको ये सेल ऐसे दिखेंगी। ठीक है, ऐसे क्यों दिखेंगी, इसका क्या रीजन है कि अगर आपको ये सेल ऐसे दिखेंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो बाहर वाली है ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल, और जो अंदर है जो श्रिंक हुई है वो है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और जो अंदर छोटा सा दिख रहा है दैट इज द न्यूक्लियस। ठीक है, अभी हमारा पर्पज है सेल वॉल पढ़ने का, तो हम सेल वॉल क्या पढ़ रहे हैं कि देखिए, जब भी हाइपरटोनिक सोल्यूशन में अगर हमने सेल को रखा है सेल श्रिंक कर जाएगी, लेकिन सेल वॉल है, इसके साथ सेल वॉल तो श्रिंक नहीं हुई। दैट मीन्स सेल वॉल जो है वो रिजिड है। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर हम सेल को रखते हैं,
हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर जब सेल आती है यानी कि उसके लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन आ गया कि उसको सर्वाइव करना है उस सेल को, है ना। तो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प करती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। और इस श्रिंक को, इस श्रिंक को हमने प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, प्लाज्मोलाइसिस और प्लाज्मोलाइसिस वी कैन से, ठीक है। प्लाज्मोलाइसिस होता है ठीक है, जब सेल श्रिंक होती है। तो लेकिन सेल वॉल है, सेल वॉल हमें प्रोवाइड करती है कि हम एक्सट्रीम कंडीशंस में जो भी सेल है वो सरवाइव कर पाए। अब आप इस रोयो लीफ को लीजिए, ठीक है, इस लीफ को आप बॉइलिंग वाटर में डाल दीजिए, ठीक है। अगर आप इसको बॉइलिंग वाटर में डालेंगे ना, 2-3 मिनट के लिए बॉइलिंग वाटर में डालिए, उस जो लीफ को जो पील किया उसको डाल दीजिए या, ठीक है। उसको फिर आप स्टेन करके आप इसमें देखिए, माइक्रोस्कोप में अगर आप देखेंगे तो सेल श्रिंक आपको नहीं दिखेगी, there will be no shrinkage, there will be no shrinkage, ठीक है। तो उस केस में श्रिंकेज क्यों नहीं होगी, why there was no shrinkage, क्यों? क्योंकि जो प्लाज्मोलाइसिस का जो प्रोसेस है, प्लाज्मोलाइसिस इज ओनली सीन इन लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स। जो डेड होती हैं, अगर हमने उस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाली, इतना हाई टेम्परेचर हमने उसको प्रोवाइड किया, तो ऑब्वियसली वो सेल तो मर जाएंगे, दे विल बी डेड। तो डेड सेल्स में हमें प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसेस नहीं देखने को मिलता, दैट प्रोसेस इज ओनली सीन इन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो हमारे पास सेल वॉल का फंक्शन आता है कि रिजिड है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और हमें एक्सट्रीम कंडीशंस में सेल को सर्वाइव करने का एक मौका देती है। क्यों? क्योंकि वो जब सेल श्रिंक होती है तो सेल मेम्ब्रेन तो श्रिंक होती है लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं होती, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट नहीं होने देगा। There will be no effect of the outside on the cell। क्यों? क्योंकि बाहर तो हमारे पास ऑलरेडी बाउंड्री है, जैसे कि हम घर है, घर की हमने ऑलरेडी बाउंड्री बना रखी है ना। लेकिन हमारा जो रूम है, हमारे रूम की फिर से अलग बाउंड्री है ना। तो हमारी जो घर की आउटसाइड वाली बाउंड्री हो गई, दैट वी कैन से इज सेल वॉल, और हमारी जो रूम की बाउंड्री है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आप एनालॉजी समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप ये देखते हैं हम कि जो सेल वॉल होती है वो हमें हेल्प किसमें हेल्प करती है, इट हेल्प्स अस टू प्रिवेंट प्लाज्मोलाइसिस। अभी हमने देखा प्लाज्मोलाइसिस तो होगा, लेकिन प्लाज्मोलाइसिस का जो इफेक्ट होगा कि जो सराउंडिंग से कुछ भी इफेक्ट होगा वो इफेक्ट नहीं होने देगी, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या है, अब आप मानिए कि सेल को हमने हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दिया है, आई रोट इट अगेन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अगर हमने सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है तो हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले, सेल क्या होगी, स्वेल कर जाएगी। अगर स्वेल करेगी तो स्वेल करके क्या होगी, बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सेल वॉल है तो वो बर्स्ट क्यों नहीं होगी, अभी हम देखते हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास सेल है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल प्रेशर लगाएगी, सेल को अगर बर्स्ट होना है तो प्रेशर लगेगा, है ना। सेल प्रेशर लगाएगी कि बाहर की साइड प्रेशर लगाएगी कि मुझे बर्स्ट होना है, बाहर की साइड प्रेशर की फूटना है उसको, तो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, दैट इज द सेल इज एक्सर्टिंग अ प्रेशर, एन एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर। लेकिन वो बर्स्ट होने से कौन रोकता है, सेल वॉल। क्यों? क्योंकि सेल वॉल एक इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करेगी ऑन द सेल इनसाइड, ठीक है। सेल वॉल क्या करेगी, इनसाइड में उतना ही अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो ये जो प्रेशर है, सेल का प्रेशर की बर्स्ट होने का और सेल वॉल का प्रेशर इनसाइड का, ये मेंटेन हो जाएगा, दैट प्रेशर विल बी बैलेंस्ड, और जो सेल है वो बर्स्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इट हेल्प्स फ्रॉम बर्स्टिंग ऑफ सेल, ठीक है, बर्स्ट ऑफ सेल और बर्स्टिंग ऑफ सेल से हमें प्रिवेंट करती है, ठीक है। क्या प्रिवेंट करती है, सेल वॉल। क्यों? क्योंकि प्रेशर बैलेंस हो जाएगा। आया समझ कि कैसे बैलेंस हो जाएगा, सेल अंदर से प्रेशर लगाएगी, मुझे तो फूटना है, मेरे में बहुत पानी भर गया है, बहुत कुछ भर गया है, आई एम सो स्वोलन अप, आई वांट टू बर्स्ट इट। लेकिन जो सेल वॉल है वो प्रेशर आएगी, नो नो, रिमेन काम, रिमेन काम, रिमेन काम, ठीक है। तो दोनों का जो प्रेशर है, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर गॉट बैलेंस्ड अप, एंड thus the cell wall prevents the cell from bursting up, ठीक है। तो अभी हमने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया है, सेल मेम्ब्रेन भी कंप्लीट कर लिया है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और उस टेलीग्राम ग्रुप में फील फ्री टू ज्वाइन
टू आस्क द डाउट्स। ठीक है, अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में भी लीव कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में भी अपने डाउट्स लीव कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जो भी मैंने आपको पढ़ाया हो, एंड शेयर विद योर नोन वंस। जितना नॉलेज बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो अगर आपकी कोई और भी क्लासमेट्स हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं तो आप उनके साथ ये जो है वो शेयर कीजिए नॉलेज। ठीक है, साथ साथ आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, आपको होमवर्क क्या करना है, रेजिन्स हैं आपके घर में, रेजिन्स, रेजिन्स क्या होते हैं हिंदी में बोलते हैं किशमिश। अगर आपके घर में किशमिश है तो आप क्या कीजिए, किशमिश लीजिए, एक किशमिश लीजिए, एक कटोरी लीजिए, उसमें पानी डालिए। ठीक है, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट लेट मी टेल यू हेयर। ठीक है, हम क्या करना है आपको। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये देखिए, अगर आप रेजिन्स लेते हैं तो ये आपने एक रेजिन लिया और ये हमारी क्या है, बाउल है। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट बाउल, बाउल ए। ठीक है, ये हमने रेजिन रख दिया बाउल ए में। इसमें क्या रखना है आपको, बस पानी रखना है। ठीक है, और दूसरे बाउल लीजिए और दूसरी बाउल में भी एक रेजिन लिखिए और इसमें आपको क्या लिखना है, शुगर सोल्यूशन। शुगर सोल्यूशन अब आप कैसे बनाएंगे कि एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, आधा वो पानी का भरिए और उसमें 2 स्पून ऑफ शुगर को मिक्स कीजिए। ठीक है, पानी का ग्लास लीजिए, उसमें 2 स्पून ऑफ वाटर को मिक्स करेंगे तो हमारा क्या रेडी हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन हमारा रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो एक रेजिन तो हमने, एक किशमिश तो हमने रखा है सिंपल पानी में और दूसरा हमने किशमिश रखा है शुगर के सोल्यूशन में। शुगर सोल्यूशन मतलब आधा ग्लास पानी और 2 चम्मच चीनी। ठीक है, उसमें रखा है। आप इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए, या फिर ओवरनाइट की जगह अगर आप इनको 4 आवर्स तक के बाद भी अगर आप देखेंगे तो आप देखना इनका साइज डिफरेंस देखना कि क्या साइज हो जाएगा, क्या वो श्रिंक करेगा या स्वेल करेगा या सेम साइज के रहेंगे, क्या रहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप उसमें फोटोज क्लिक करके और उसका रिजल्ट शेयर करना। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहेगा। ये आपका क्या है, होमवर्क। तो अगली वीडियो में जो आएगी, अगली वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म के साथ साथ हम पढ़ेंगे हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो स्टे ट्यून, कीप प्लानिंग, कीप ग्रोइंग, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।